अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। आज हम इस सेशन के अंदर एनटीएस गेट जनरल टेस्ट के पास्ट पेपर जो कि 14 मार्च 2021 को कंडक्ट हुआ था उसके कुछ क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इनसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आते हैं, और बल्कि ज़्यादातर पेपर जो है वो तो क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आप लोग लाजमी देखें। और मेरी बाकी भी वीडियोस को आप लोग लाजमी वॉच करें, क्योंकि उनसे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हमारे पास क्वेश्चन है जी, अ बाइक विद 8 लीटर टैंक कैपेसिटी कैन ट्रैवल 240 किलोमीटर्स। एक बाइक है, अगर उसके अंदर 8 लीटर का उसके अंदर जो है ना फ्यूल टैंक उसकी कैपेसिटी है, और जिसके अंदर वो 240 किलोमीटर सफ़र कर सकती है। हाउ मच कैन इट ट्रैवल इन हाफ लीटर, यानी कि वो 8 लीटर के ऊपर 280 किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो हाफ लीटर के अंदर कितना वो ट्रैवल करेगी, हमने ये बताना है। ओके, देखिए यहाँ पे हमारे पास इसको अगर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँ तो 8 लीटर्स के अंदर वो कंप्लीट कर रही है 240 किलोमीटर। ओके, अगर मैं 1 लीटर का निकालना चाहूँ कि 1 लीटर के अंदर वो कितना ट्रैवल करेगी, तो मैं क्या करूँगा, इस 8 को मैं अगर इस 8 के ऊपर डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा। इसी तरीके से फिर इधर भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। इट्स मीन्स दैट कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 1 लीटर के अंदर वो कितना सफ़र करेगी, तो वो करेगी 240/8 किलोमीटर्स। ओके, अच्छा ये 240/8 को हम कैंसिल ना करवा लें, भला कैसे? 8 1 ज़र 8, 8 3 ज़र 24, सो 3 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मीन्स के इसका मतलब है कि 1 किलो के अंदर 1 लीटर के अंदर वो 30 किलोमीटर सफ़र करेगी। ओके, लेकिन हमें तो चाहिए कि हाफ लीटर के अंदर वो कितना ट्रैवल करती है हाफ लीटर के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे हाफ लीटर में चाहिए तो इसको मैं 1/2 करूँगा, यानी कि हाफ लीटर कर दूंगा। तो जाहिर सी बात है इधर जो इसका डिस्टेंस है वो भी तो हाफ हो जाएगा ना, यानी कि 30/2 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि वो वाली जो बाइक है वो हमारे पास हाफ लीटर के अंदर 15 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन इसके बाद वाले क्वेश्चन फिर काफ़ी टफ भी हैं, तो उनको लाजमी आप समझिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें। देखिए यहाँ पे कहता है जी 9y⁴ डिवाइडेड बाय 3y² को आप सिंप्लीफाई करें। ओके, अच्छा ये हमारे पास है 9y⁴ है डिवाइडेड बाय 3 और y⁴ है। इसको मैं थोड़ा सा ना सिंपल लिखता हूँ ताकि आप लोगों को सभी को समझ आ जाए। कुछ बच्चों को नहीं समझ होती, कुछ बच्चों ने मैथ नहीं पढ़ी होती, तो इस वजह से उनको समझने में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखिए ऊपर वाले y⁴ को मैंने y⁴ में लिख दिया है। अब यहाँ से y⁴ कैंसिल, और 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, तो ऊपर हमारे पास सिर्फ बच जाता है 3 और y², और ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले भी पेपर्स में करवा चुका हूँ वीडियोस में, और ये वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके लिए देखें आपके पास एक फार्मूला होता है, बेसिकली a² - b² जो होता है ये इक्वल होता है a + b एंड a - b। ठीक है, यहाँ पे देखें तो आपके पास a की जगह पे है 100 और b की जगह पे है 99। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ये हमारे पास जो 100 है इसका स्क्वायर माइनस 99 और इसका भी स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100 + 99, और इधर हम एक बार लिख सकते हैं 100 - 99, क्योंकि a - b और a + b वाला फार्मूला हमने इस पे लगाया है। यहाँ पे देखिए 100 में अगर +99 किया जाए तो ये आता है 199, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है भला किससे, ये 100 - 99 किया जाए तो आंसर 1 आता है। बहरहाल ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वही रहेगा, यानी कि 199, और ये हमारा आंसर हुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द 75% ऑफ 200। इस तरह के बहुत सारे पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए व्हाट इज 75% ऑफ 200। 75% का मतलब होता है
कि 100 में से 75 यानी कि 75/100, ये परसेंटेज का साइन ये शो करता है कि 100 में से, तो डिवाइडेड बाय 100 करना होता है। ओके, किस चीज़ का आपने 75% निकालना है? ऑफ 200 का, तो इससे आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 200 से। ऑफ का मतलब भी आप 2 ले सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन होंगे 20 ऑफ 100, इट्स मीन्स दैट 20 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ये ऑफ का मतलब बेसिकली मल्टीप्लिकेशन होता है। अच्छा, बहरहाल हमारा तो मकसद था कि हम ये बताएं कि 200 का 75% कितना बनता है। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, बाकी 2 बच जाता है। 75 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 150 बन जाएगा। अगर आप वैसे भी देखें ना, यहाँ पे 100 में से 75% का ये मतलब है कि 100 में से 75, तो एक 100 में से 75 और फिर दूसरे 100 में से भी 75, तो 75 प्लस 75 करें तो 150 ही बनता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 6 एडेड ट्वाइस टू इटसेल्फ। कहता है कि अगर हम 6 को ऐड कर दें इसी के 2 गुना से, ट्वाइस टू इटसेल्फ यानी कि इसी के 2 गुना के साथ, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम 6 को ऐड कर दें ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ यानी कि इसी के 2 गुना से, ओके, तो रिजल्ट इज, इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इसका हमने आंसर बताना है। ओके, अगर देखें ना यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, 6 को कुछ नहीं कहता, प्लस 6 2 12 हो जाएगा, और 12 प्लस 6 करूँगा तो 18 आंसर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास, व्हेन 9 इज एडेड टू ट्वाइस अ नंबर द सम इज 39। ओके, कहते हैं कि जब हमारे पास व्हेन 9 इज एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, जब हम 9 को किसी भी नंबर के ट्वाइस यानी कि 2 गुना में ऐड करते हैं तो उसका सम 39 आता है। ओके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 9 इज एडेड ट्वाइस अ नंबर। अब वो नंबर हमें इसने नहीं बताया तो हम उसकी जगह पे x लिख रहे हैं, और यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 39 के। ओके, अच्छा, फिर वो कहता है जी ट्वाइस नंबर में आपने उसको ऐड कर दिया और जो आंसर आया वो 39 आया, फाइंड द नंबर। अब वो वाला आप नंबर फाइंड करो कि वो कौन सा ऐसा नंबर था जिसकी ट्वाइस में, यानी कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी। ओके, यहाँ पे ऐसे करते हैं हम, 2x को कुछ नहीं कहते, इक्वल टू 39, और ये जो प्लस का 9 है ना, इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा। वाओ, इट्स मीन्स दैट 2x जो है ये बेसिकली इक्वल आ जाएगा 39 माइनस 9 करेंगे तो 30, और यहाँ पे x इक्वल आ जाएगा 30/2 के, यानी कि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 15। इसका मतलब ये हुआ कि वो x जो है वो 15 है, यानी कि 15 एक ऐसा नंबर है, अगर हम 15 का 2 गुना ले लें यानी कि 15 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दे तो आंसर हमारे पास 30 आएगा, और 30 में अगर 9 ऐड कर लें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ओके, तो बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे पास जी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है स्वीट्स आर 4 फॉर RS 0.80। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस। अच्छा देखें, हमारे पास यहाँ पे वो कहता है जी स्वीट्स आर 4, मिठाइयाँ स्वीट्स, कहता है कि 4 मिठाइयाँ जो हैं स्वीट्स जो हैं वो हमारे पास हैं जी 0.80 रुपीज़ के, और बिस्किट्स जो हैं वो हमारे पास 3 जो है ना वो हैं 1.05 रुपीज़ के। व्हाट इज़ असलम्स चेंज फ्रॉम 5। कहता है कि तो ये बताएं कि असलम अगर 5 रुपये देता है तो उसका कितना चेंज यानी कि उसको कितना बकाया मिलेगा कब जी, इफ़ ही बाइज 8 स्वीट्स, अगर वो 8 मिठाइयाँ और 6 बिस्किट्स वहाँ से ले लेता है, यानी कि उस शॉप के ऊपर 4 जो है ना स्वीट्स उसकी कीमत ये है, और अगर हम 3 उसके बिस्किट लें तो हमारे पास वहाँ पे कीमत ये वाली है। लेकिन वो कहता है कि अगर हम इतनी चीज़ ना लें बल्कि हम लें 8 स्वीट्स ले लें और 6 बिस्किट्स ले लें, तो हमारे पास यानी असलम के पास अगर वो उसको 5 रुपीज़ देता है तो बाद में उसको बकाया कितना मिलेगा, उसको चेंज कितना मिलेगा, ये वो पूछना चाह रहा है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि 8 मिठाइयों की कितनी कीमत है और 6 बिस्किट्स की कितनी कीमत है,
दोनों की कीमत को मैं ऐड करूँगा, वो जितने भी पैसे आएंगे वो तो शॉप वाला रख लेगा, और बाकी 5 में से कुछ भी अगर चेंज बचता हुआ तो वो उसको वापस कर देगा, वही हमने निकालना है। ओके, यहाँ पे देखें उसके पास जो 4 स्वीट्स हैं उसकी भला कितनी कीमत है। 4 स्वीट्स उसके पास हैं जी 0.80 रुपीज़ की, लेकिन उसने भला कितनी स्वीट्स लेनी है, 8 स्वीट्स लेनी है। तो इसका मतलब है कि 4 को हम मल्टीप्लाई 2 से करवा देंगे तो 8 बन जाएगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 8 स्वीट्स जो है उसके पास भला कितनी आ जाएंगी, कितने पैसों की आएंगी, 0.80 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। ठीक है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये मेरे पास आंसर देगा 1.6। इसका मतलब है कि उसको 8 जो स्वीट्स उसने लेनी थी उसको वो मिलेंगी 1.6 रुपीज़ की। ठीक है, अच्छा अब 6 बिस्किट्स की भी कीमत निकाल लेते हैं। उसने 3 बिस्किट्स लिए, या अगर वो लेता 3 बिस्किट्स तो उसकी भला कितनी कीमत होती, 3 बिस्किट्स की कीमत होती 1.05। लेकिन अब वो 3 नहीं बल्कि 6 लेना चाहता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। चले मैं 6 लिख देता हूँ। 6 बिस्किट्स की जो कीमत है, 6 बिस्किट्स की कीमत आएगी 1.05 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये मेरे पास आंसर भला क्या आ जाएगा, 2.10। ये उसके पास 6 बिस्किट्स की कीमत है। इसका मतलब है कि 8 बिस्किट्स की कीमत ये है, और 8 स्वीट्स की कीमत ये वाली है, और ये वाली कीमत है 6 बिस्किट्स की। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं कि ये वाला टोटल कितना बनते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1.6 में ऐड कर दूँ 2.10, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो बेसिकली आएगा 3.7। इसका मतलब ये है कि ये वाली तो वो वाले पैसे हैं जो शॉपकीपर ने, दुकानदार ने ये रख लेने अपने पास। ठीक है, उसने असलम ने 5 रुपीज़ दिए हैं शॉप वाले को, और उसने उसमें से 3.7 रख लेने, तो बकाया वो कितना देगा। 5 में से जब हम 3.7 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1.3, और ये वाला वो चेंज है जो वो उसको वापस करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, इसको आप लोग साथ साथ नोट भी करिएगा लाजमी, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ भी आए। अच्छा देखिए, वो कहता है एक जार है। जार आप लोग समझते हैं, मतलब एक बर्तन ही होता है एक किस्म का, जिसके अंदर कोई चीज़ आप रख सकते हैं। वो कहता है एक जार है जिसमें के अंदर ना कुछ स्टोन्स पड़े हुए हैं, मार्बल्स हैं, स्टोन्स हैं या मार्बल्स आप समझ लें। ठीक है, स्टोन्स समझ लें, पत्थर है, और उसमें से 1/2 यानी कि आधे स्टोन जो है ना वो रेड कलर के हैं। ठीक है, आधे स्टोन उसमें रेड कलर के हैं। चले मैं इधर ऐसे निशान लगाता हूँ। 1/2 स्टोन्स जो हैं वो रेड हैं। ओके, और उसके बाद कहता है 1/4 आर वाइट। ठीक है, 1/4 उसमें से वाइट हैं। ओके, और 1/5 आर ब्लू, और उसके बाद जो 1/5 उसमें से ब्लू हैं, कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मार्बल्स आर नाइदर रेड वाइट और ब्लू। कहता है कि तो ये बताएं कि उसमें से कितने के ऐसे स्टोन्स होंगे जो ना तो रेड होंगे, ना ही ब्लू होंगे, ना ही वाइट होंगे। यानी कि ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक किस्म का, ये फ़र्ज़ कर लो हमारा एक जार है जी ये वाला, जिसके अंदर स्टोन्स पड़े हुए हैं, बल्कि यहाँ पे ऐसे करके बनाते हैं। ये एक जार है जिसके अंदर स्टोन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और इसमें से आधे जो स्टोन है ना, ये वाला जो हिस्सा है आधा, ये वाला इसका रेड है, यानी कि उसने जो 1/2 बताए थे कि आधे उसमें स्टोन जो है ना रेड है। ओके, और कहता है कि 1/4 आर वाइट। 1/4 आर वाइट का ये मतलब है कि अगर हम इस सारे स्टोन्स के 4 हिस्से करते, यानी कि कुछ ऐसे करके 4 हिस्से बनते, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो इसमें से एक हिस्सा जो चौथा है ना, वो कहता है कि वो है हमारे पास 1/4 जो है ना वो वाइट है, यानी कि वाइट वाले को हम ऐसे ब्लैक से शो कर देते हैं। ये वाला वो 1/4 वाला हिस्सा है। बाकी ये वाला जो हिस्सा बच जाता है, वो कहता है कि इस टोटल में से 1/5 ब्लू हैं। 1/5 का ये मतलब होता है कि अगर आप इस जार के 5 बराबर हिस्से करते तो एक उसमें से जो हिस्सा था ना वो ब्लू था। यानी कि अब इस वक्त हमारे पास, ये मैंने एक जार बनाया हुआ है जिसके अंदर आपके पास 5 इक्वल पार्ट्स हैं,
तो इसमें से ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला ब्लू था, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ तक कहीं बनता है, यहाँ तक ये वाला हिस्सा इसका ब्लू है। अब ये तो हमारे पास इसमें से 1/2 हो गया रेड, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, ये वाला हमारे पास 1/2 हिस्सा हो गया है रेड, और उसके बाद ये 1/4 था, तो ये हमारे पास हो गया वाइट, और ये हमारे पास जो बच रहा है ये वाला ब्लू वाला, ये हमारे पास 1/5 है, ठीक है। और ये जो हमारे पास बच रहा है ना, ये ना तो देखें ये वाला हिस्सा ना तो रेड है, ना ही वाइट है, ना ही ब्लू है। यही उसने कहा था कि वो वाला हमें हिस्सा बताओ कि जो ना तो रेड हो, ना वाइट हो, ना ब्लू हो। तो ये वाला वो हिस्सा है। बहरहाल ये तो मैंने आपको ऐसे ही डायग्राम की मदद से बता दिया है, लेकिन आपके पास इस तरीके से डायग्राम भी नहीं आएगी, और आप लोग अगर बनाने भी बैठोगे तो आप लोगों का टाइम लगेगा, क्योंकि ये वाले पार्ट्स वहाँ पे बनाना बहुत मुश्किल था। यहाँ पे कंप्यूटर पे तो मैंने इसको कमांड दी और इसने बना दिया। बहरहाल मैं थोड़ा सा इसको समझा भी देता हूँ। जब आपने 1/2 का बनाना है तो एक पूरा सर्कल जिसके आपने 2 बराबर हिस्से करने हैं, तो ये वाला हिस्सा 1/2 है। फिर देखें, अगर आपने 1/4 बनाना है तो आपने क्या काम करना है, एक सर्कल लेना है जिसके आपने 4 हिस्से करने हैं, और इसमें से जो चौथा हिस्सा होगा ये वाला, ये वाइट है, ओके। फिर आपने 1/5 जब ब्लू करना था तो आपने एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसके आपने 5 बराबर हिस्से करने हैं, और उसमें से ये जो 5वां हिस्सा है यही 1/5 पार्ट है। तो इस तरीके से जब मैंने इन चीज़ों को बना के यहाँ पे एडजस्ट किया तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके की डायग्राम बनी है, ठीक है। बहरहाल आप लोगों का ये मकसद नहीं था कि डायग्राम कैसे बनी है, तो मैंने बाकी वैसे आपको समझा दिया है कि ये कैसे करके सारा कुछ हुआ है। अब ऐसे करते हैं जी, हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं बच्चों। भला कैसे? बहुत ही सिंपल है। हमारे पास देखें, अगर मैं रेड को और वाइट हिस्से को और ब्लू को, इन तीनों को ऐड करूं तो मेरे पास भला आंसर कितना आता है, ये तो ज़रा देखें। यानी कि मैं एक जार के अंदर जो टोटल पत्थर पड़े हुए थे, उनको, उनमें से जो रेड थे, वाइट थे और ब्लू थे, ज़रा इनको ऐड तो करके देखो भला ये कितने बनते हैं। हमारे पास जो रेड है ना वो 1/2 है, ओके। और इसमें ऐड कर देता हूँ, हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट है वाइट यानी कि 1/4, और इसमें ऐड कर देते हैं 1/5 यानी कि ब्लू वाले। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ, इसका आप एलसीएम लेके ऐड करोगे तो आंसर आएगा वैसे 19/20। अगर किसी को इसकी समझ नहीं आई तो ऐसे कर ले, यानी कि 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई 10 से करवा दूं तो नीचे 20 बन जाएगा, तो ऊपर भी तो 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ओके। सॉरी 10 से, आई एम सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं नीचे 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो 20 बनेगा, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। ये 5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो नीचे भी 20 और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बहरहाल ऊपर आएगा 10 1 ज़र 10 10, और प्लस करूंगा 5 1 ज़र 5, और इसमें प्लस कर दूंगा 4 1 ज़र 4, और नीचे हमारे पास क्योंकि सारों में सभी में 20 20 आ रहा है तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 20। ऊपर वालों को ऐड करूंगा तो 19/20 आंसर आ जाएगा। अच्छा, बहरहाल ये हमारे पास इन तीनों कलर्स को ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 19/20। अच्छा, ये कंप्लीट एक हिस्सा था, यानी कि ये कंप्लीट एक था, एक, हाँ इसको हम मानेंगे एक। और इसमें से आधे जो थे यानी कि 1/2 जो थे वो हमारे पास रेड थे, 1/4 वाइट थे, 1/5 ब्लू थे, और ये पूरा कंप्लीट जो था ये 1 था। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको 1 में से अगर ये वाला चीज़ माइनस कर दूं, ये देखना अभी 1 में से अगर मैं माइनस कर दूं 19/20 तो क्या आंसर आएगा। इस 1 का बटा अपने से 1 करता हूँ और इन दोनों का ले लेता हूँ एलसीएम। एलसीएम लेने का मतलब ये हुआ कि 20 एलसीएम आएगा, और 20 1 ज़र 20 माइनस 19, तो आंसर आ जाएगा 1/20, राइट। सो ये जो हमारे पास 1/20 बच रहा है ना, ये बेसिकली वो हिस्सा है जो ना तो रेड है, ना ही ब्लू है, ना ही वाइट है। क्योंकि देखें, ये हमारे पास एक टोटल जो हिस्सा था उसमें से हमने रेड वालों को, वाइट वालों को और ब्लू वालों को ऐड किया, तीनों को आपस में। तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास ये एक आंसर आ चुका था, और इसको हमने इस पूरे में से जब ये वाली चीज़ माइनस कर दिया तो बाकी यही वाली बचेगी ना ऑब्वियसली, और यही जो बची है ये 1/2 बची है, तो यही हमारा आंसर है,
ठीक है, 1/20 बची है, सॉरी। तो बहरहाल ये 1/20 इसमें से ऐसे मतलब कलर्स हैं या ऐसे मार्बल्स पड़े हुए हैं जो ना तो रेड है, ना वाइट है और ना ही ब्लू है। सो दैट वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है अ मीडियन ऑफ द इंक्रीजिंग सीरीज। ये हमारे पास एक सीरीज दी गई है, इंक्रीजिंग सीरीज है, इसको कहा गया है जी ये इंक्रीजिंग सीरीज है, यानी कि इंक्रीज होती जा रही है। 11 है, उसके बाद ए है, तो 11 से ए जो होगा वो बड़ा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। 23 है, बी है, सी है, 68 है, 73 है। कहते इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेंज, यानी कि इसका जो मीडियन है ना, इसका मीडियन जो है वो इसकी रेंज से हाफ है, हाफ ऑफ इट्स रेंज। इसका जो मीडियन है वो इसकी रेंज से हाफ है। तो बताएं इसका फिर मीडियन कितना होगा। अगर हमें रेंज की समझ आ जाए कि रेंज इसकी कितनी है, तो हम रेंज को 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि रेंज का जो हाफ होगा वही तो मीडियन होना है। तो हम अब असल में हमसे तो उन्होंने पूछा है कि इसका मीडियन बताओ, लेकिन हम इसकी पहले रेंज फाइंड करेंगे। अगर रेंज हमने फाइंड कर ली तो मीडियन बताना आसान हो जाएगा। देखिए रेंज का हमारे पास फार्मूला होता है कि मैक्सिमम वैल्यू में से आपने मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देना होता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 73 और उसमें से माइनस कर देंगे हम 11, तो बाकी हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 62। ये बेसिकली हमारे पास इस सीरीज़ की जो है वो रेंज है, इंक्रीजिंग सीरीज़ की रेंज है हमारे पास ये 62। हमें कहा गया था तो कि मीडियन इसका हाफ है, रेंज का हाफ है, तो मीडियन जो होगा, मीडियन इसका मीडियन इक्वल होगा 62/2। ओके, सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 31, यानी कि इसका जो मीडियन है वो हमारे पास 31 है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। इफ़ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 4, कहता है कि एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड 4 है। यहाँ पे हम इस स्क्वायर को ड्रा भी कर लेते हैं, भला किस तरह का स्क्वायर है। ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी जो एक साइड है ना वो 4 है, ठीक है। यानी कि अगर ये 4 है तो इसका मतलब है कि ये भी तो फिर 4 होगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। कहता है फाइंड द पैरामीटर, पैरामीटर फाइंड करें। अच्छा, पैरामीटर ये होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ का पैरामीटर फाइंड कर रहे हैं, चाहे वो स्क्वायर का है या फिर आपके पास रेक्टेंगल का है, तो आपने उनकी चारों साइडों की लेंथ जो होती है वो ऐड कर देनी है। यानी कि ये वाली लेंथ 4 है, ओके, और ये वाली लेंथ भी 4 है, ओके, और ये वाली लेंथ भी 4 है, तो और ये वाली लेंथ भी 4 है, तो इसमें +4 कर देंगे। तो ये जब हम इन चारों साइडों को ऐड करेंगे तो बेसिकली हमारे पास आंसर आ रहा है 16। तो ये हमारे पास वैसे इसका पैरामीटर है जो कि मैंने निकाल भी लिया है, लेकिन इसको समझने के लिए एक आसान फार्मूला ये लगाया जाता है कि पैरामीटर इक्वल होता है 4L की, यानी कि ये L जो है ये बेसिकली हमारे पास एक साइड की लेंथ होती है। क्योंकि पैरामीटर स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, ये 4 इस वजह से आया है, और ये L उसकी यहाँ पे हम लेंथ लिखेंगे तो 4 × 4 होगा, तो ये आ जाएगा 16। ये हमारे पास बेसिकली इसका आंसर है। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट 3 hours 49 minutes फ्रॉम 7 hours 13 minutes। ओके, इसकी हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, जो कि बच्चे अक्सर इसमें गलती कर बैठते हैं। हम बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करेंगे, यानी कि 7 hours में से और 13 मिनट्स में से हम माइनस करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे 3 hours और 49 मिनट्स। अच्छा मुझे ये बताएं, बड़ी वैल्यू में से हम छोटी को तो माइनस कर सकते हैं, छोटी में से बड़ी को माइनस करना डिफ़िकल्ट होता है। अगर मैं ये कहूँ कि आप 13 मिनट्स में से 49 मिनट्स माइनस करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम यहाँ से एक इधर बोरो लेंगे, उधार लेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 1 घंटा इधर उधार लूँगा तो इधर आके वो मिनट्स जो है ना 1 मिनट नहीं बल्कि 60 मिनट बनेगा, यानी कि 13 मिनट्स इधर पहले है, 60 मिनट और आ जाएगा, तो ये टोटल मेरे पास इधर बन जाएंगे 73 मिनट्स, ठीक है। 73 में से अगर मैं 49 माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आएगा 24 मिनट्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास 24 मिनट्स आ जाएंगे। लेकिन आपको अगर याद हो तो यहाँ से 1 घंटा हमने उधर भेज दिया था, बाकी इधर 6 बच चुका है, तो 6 आवर्स में से 3 आवर्स माइनस कर दें तो बाकी 3 आवर्स बच जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास बाकी टाइम बचेगा 3 hours and 24 minutes। अगर हम 7 hours 13 minutes में से 3 hours और 29 मिनट्स को 49 मिनट्स को माइनस करते हैं तो ये आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट
बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है जी, अ बस यूजेज अ गैलन ऑफ गैसोलीन टू ट्रेवल 10 माइल्स। एक बस है उसको ना जी 10 माइल्स का सफ़र तय करने के लिए जो डीजल या पेट्रोल जो भी आप समझ लें उसको, जो गैसोलीन उसको जो रिक्वायर है वो कितना है जी, 1 गैलन। ठीक है, 1 गैलन उसको रिक्वायर है। अच्छा, लेकिन वो कहता है हाउ मैनी गैलन्स ऑफ गैसोलीन विल बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू ट्रैवल 150 माइल्स। अगर हम 10 माइल्स नहीं बल्कि 150 माइल्स करना चाहते हैं तो उसको लिए हमें कितने गैलन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखें ये मैंने बेसिकली क्या किया है, ये 10 अगर 10 को मैं इधर मल्टीप्लाई करवा दूँ 15 से तो मेरे पास 150 बन जाएगा, और जो मैंने इधर 15 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी वही 15 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो चूंकि मुझे 150 माइल्स के लिए निकालना है ना, 150 माइल्स के लिए वो कितना गैलन्स यूज़ करेगी, तो इस वजह से मैंने यहाँ से 10 को मल्टीप्लाई अगर 15 से करता तो 150 बन जाता। ये यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, बहरहाल ये आ जाएगा 15 1 15 गैलन्स। इसका मतलब है कि अगर हमने जो है 150 माइल्स का सफ़र करना है उस बस में तो हमारे पास 15 गैलन्स होने चाहिए गैसोलीन के। ओके। अच्छा, वैसे भी देख सकते हैं कि 10 माइल्स के ऊपर अगर 1 गैलन लग रहा है, 20 के ऊपर 2 लगेंगे। इस तरीके से अगर आप देखें तो हमारे पास 150 के ऊपर 15 गैलन लग जाएंगे। ठीक है। अच्छा, बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके बाद देखते हैं जी। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 48। एक स्क्वायर है और उसका जो पैरामीटर है ना वो 48 है। यानी कि यहाँ पे हम ऐसे करके कुछ एक स्क्वायर ड्रा कर लेते हैं। ये एक स्क्वायर है जिसका उन्होंने चारों साइडों को ऐड किया, यानी कि 4L जो है ना ये इक्वल आ रहा है 48 के। ओके, यानी कि ये पैरामीटर था ना, उन्होंने पैरामीटर हमें बताया कि उसका पैरामीटर जो है वो 48 है। फाइंड द एरिया, तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या होता है, यहाँ पे अगर ये लेंथ है L और ये L है तो इसका जो एरिया होगा ना, एरिया बेसिकली इक्वल आएगा L मल्टीप्लाई बाय L के। तो इस तरीके से हम इसका एरिया निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास L की वैल्यू आ जाए तो हम आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं। ओके, पैरामीटर उसने हमें दिया है जी 4L जो कि विच इज इक्वल्स टू 48 है। यहाँ से आप L को कुछ ना कहें, ये 48 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, यानी कि ये वाला 4 इधर आगे डिवाइड, तो यहाँ से L इज इक्वल टू आ जाएगा 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8। इसको मैंने कैंसिल कर दिया 4 के टेबल पे। ओके, ये बहरहाल हमारे पास एक साइड की लेंथ आ चुकी है जो कि 12 है। अब मुझे तो एरिया चाहिए था, तो एरिया का फार्मूला होता है L मल्टीप्लाई बाय L। इसका मतलब है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करूँगा तो 144 आ जाएगा जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है जी 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये बड़ा सिंपल है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 5x है माइनस 15, ये अगर इक्वल 0 के है तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 5x को कुछ नहीं कहते, माइनस का 15 इधर आके प्लस का 15, तो यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5 के, यानी कि x इक्वल आ जाएगा 3 के। 5 3 ज़र 15 होता है ना, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये मैंने कैंसिल किया, 5 1 ज़र 5 5 3 ज़र 15, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट नंबर अदर देन 1 विच इज़ बोथ स्क्वायर एंड क्यूब। कहता है कि कोई ऐसा नंबर बताएं जो एट अ टाइम स्क्वायर भी हो और क्यूब भी हो और हो भी स्मॉलेस्ट, लेकिन अदर देन 1 बताएं, यानी कि 1 के अलावा कोई। अच्छा देखिए, अगर मैं 1 का स्क्वायर लूँ ना तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है। 2 का स्क्वायर लूँ तो 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि मेरे पास ये 4 एक नंबर ऐसा है जिसका हम स्क्वायर ले सकते हैं लेकिन इसका क्यूब नहीं ले सकते। अच्छा, अगर मैं इसके बाद देखूँ 3 3 ज़र 9, यानी कि ये 9 एक ऐसा नंबर है जिसका हम स्क्वायर तो ले सकते हैं लेकिन क्यूब अभी भी नहीं ले सकते। ओके, हमने ये देखना है कि स्क्वायर भी हो और क्यूब भी हो, दोनों एट अ टाइम हो। ये 1 एक ऐसा नंबर था जिसका मैं स्क्वायर भी ले सकता था, क्यूब भी ले सकता था, यानी कि 1 जो है इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है। लेकिन यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, लेकिन 2 का अगर मैं क्यूब लेना चाहूँ या इसको मैं किसी क्यूब की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो नहीं लिख सकता। इसी तरीके से ये भी। अच्छा, बहरहाल अगर मैं इसके 5 7 पहले वाले नंबर लिखूँ तो वो भला कौन कौन से होंगे। 6 6 ज़र 36, 7 7 ज़र 49, 8 8 ज़र 64। ओके, ज़रा मैं इनको ज़रा थोड़ा सा चेक ना कर लूँ। यहाँ पे देखें 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, लेकिन इसको मैं क्यूब की फॉर्म में नहीं लिख सकता। बहरहाल अगर मैं ये चलता चलता चेक करता हूँ
और यहाँ तक पहुँचूँ तो ये मेरे पास जो 64 है, इसको मैं 8 का स्क्वायर लिखूंगा तो 8 8 64 बन जाएगा, स्क्वायर बन चुका है। इसको ना मैं अगर मैं 4 का क्यूब लिख दूं तो ये मेरे पास 64 बन जाएगा, यानी 4 4 16 और 16 4 64। तो ये मेरे पास 64 जो है ना, ये एक ऐसा नंबर है जो एट अ टाइम स्क्वायर भी बन सकता है और क्यूब भी बन सकता है, और है भी ये स्मॉलेस्ट, यानी कि इससे पीछे देखें हमारे पास जितने भी छोटे नंबर थे वो जो है क्यूब और स्क्वायर एट अ टाइम नहीं बन रहे थे, लेकिन ये 1 बन रहा था, लेकिन उन्होंने हमें खुद कहा है कि 1 के अलावा कोई और बताओ। तो 1 के अलावा अगर हम स्मॉलेस्ट बताना चाहें तो वो 64 है। बहरहाल इसको चेक करने का भी यही मेथड था, सॉल्व करने का भी यही मेथड था, आप लोगों ने इसी तरीके से करना है अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो। नेक्स्ट जी 2c, यहाँ पे लिख देते हैं 2c प्लस 10 जो है ना ये इक्वल है -10 के, और c की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि 2c जो है ना ये इक्वल आ जाएगा -10, यानी कि ये वाला प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10। यहाँ से हमारे पास 2c इक्वल आ जाएगा -20 के, यानी कि ये माइनस का 10 है, और फिर ये भी माइनस का 10, तो माइनस के पास टोटल हो जाएंगे 20। ओके, ये 2c इक्वल आ जाएगा -20। यहाँ से मैं 2 रिमूव कर देता हूँ, ये हमारे पास भला क्या होगा, ये 2 जो इधर c के साथ था वो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये c इक्वल आ जाएगा 2 10 20 होता है -7 में, तो c की वैल्यू आ चुकी है -10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहते हैं जी फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -2। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस वाई एंड इट्स होल स्क्वायर की। बच्चों यहाँ पे अगर देखें तो इसका एक फार्मूला भी तो होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है जो कि 4 है, इसका स्क्वायर, फिर प्लस y की वैल्यू जो कि -2 है और इसका भी क्या है, स्क्वायर है, फिर -2 इंटू एक्स हमारे पास था 4 और y की जगह पे हम लिख सकते हैं -2। ये हमने वैल्यूज इसमें प्लग इन कर दी हैं। 4 4 16 प्लस ये 2 2 4 होता है, और ये माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस, ये 4 2 4 8 और 8 2 16 आ जाएगा। 16 प्लस 16 32, 32 और 4 36। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास x माइनस वाई होल पावर 2 था, इसकी आंसर आ चुका है जो कि 36 है। इसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी इफ़ 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 20 हो, फाइंड 2p माइनस 5। ओके, हमें दिया हुआ है 2p प्लस 5 इक्वल दिया हुआ है 20 के, और हमने वैल्यू निकालनी है बोले किसकी, 2p माइनस 5 की। तो ऐसे करें, यहाँ पे ना हम इस साइड पे एक -5 इजाफी लिख देते हैं और ये इक्वल आ जाएगा 20 -5 की। यानी इस बात को ज़रा थोड़ा सा समझ लें, ये हमारे पास वैल्यू जो है ना ऊपर वाले स्टेप में नहीं दी हुई, -5 ऊपर नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने अगर इधर इस साइड पे लिखा है तो इधर भी तो लिखा है, तो इस वजह से मैं अपनी आसानी के लिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे मैंने एक चीज़ इधर भी लिखी है तो उधर भी लिख दी है, तो इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। ये वाला जो हमारे पास 2p था वो भी इधर मैंने लिख दिया और 5 भी इधर लिख दिया, लेकिन ये जो -5 मैंने इजाफी लिखा है ये इस वजह से लिखा है ताकि मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर सकूं। ओके, अब ऐसे करते हैं जी, उप्स, ये हमारे पास यहाँ पे +5 था और यहाँ पे +5 था और यहाँ पे माइनस। ओके, अब ऐसे करते हैं जी, इसको मैं ना सॉल्व कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा 2p माइनस 5, और ये जो प्लस का 5 है ना इसको मैं इधर भेजूंगा, यानी कि ये 20 माइनस 5 करूँगा तो 15 आ जाएगा, और ये प्लस का 5 जो उधर था वो इधर आ गए माइनस का 5 फिर से, तो यानी कि ये 2p माइनस 5 जो है ना ये इक्वल आ जाएगा 15 माइनस 5 विल बी 10। तो ये इसकी आंसर आ चुका है, 2p माइनस 5 जो है ना ये 10 के इक्वल है। इसके बाद हमारा जी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस सेशन का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स इज़ 2000 रुपीज़। कहता है कि 5 जो चेयर्स है ना, 5 चेयर्स की कीमत है जी 2000। ओके, और कहते हैं जी फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स, 12 कुर्सियों की कीमत निकालें।
अच्छा बच्चों यहाँ पे देखें ना 5 चेयर्स की तो चले हो गई 2000। अगर मैं एक की निकालना चाहूँ तो यहाँ पे 1 चेयर की जो कीमत होगी ना, 1 चेयर की कीमत होगी 2000 बाय 5। यानी कि मैंने इधर भी 5 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 1 बन जाएगा ना, तो इधर भी 5 पे डिवाइड ही करना पड़ेगा। ओके, तो ये 1 चेयर की कीमत अगर मैं निकालूँ यहाँ से, इसको कैंसिल करूँ, 5 4 ज़र 20 और बाकी 2 0, यानी कि 400 जो है ना एक चेयर की कीमत आ चुकी है। लेकिन मुझे चाहिए 12 चेयर्स की, तो मैं 12 अगर मैं इस साइड पे ज़रब दे रहा हूँ, यानी कि 1 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास 12 बन जाएगा। तो 12 चेयर्स की अगर कीमत निकालना चाहता हूँ तो इधर भी 400 मल्टीप्लाई बाय 12 करूँगा और ये मेरे पास कीमत आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी, 4800 रुपीज़। तो ये हमारे पास 12 चेयर्स की कीमत आ चुकी है, यही हमने निकालनी थी।